वो कोई राजा नहीं था, पर लोगों के दिलों का शहंशाह जरूर था। नाम संजय राजकोट। लेकिन जब उसकी दुनिया उजड़ गई, तब वो बना सिकंदर, ऐसा नाम जो न किसी तख्त का मोहताज था, न किसी ताज का। संजय की जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता था उसकी पत्नी सैश्री से। वो न सिर्फ उसकी ताकत थी, बल्कि उसकी सोच भी। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन रात अस्पतालों, अनाथालयों और स्वास्थ्य शिविरों में गरीबों के लिए काम करती थी। उसके दिल में बस एक ख्वाब था, हर जरूरतमंद को इलाज मिले, बिना कीमत के। अगर किसी की मौत किसी और की जिंदगी बन सके, तो वो मौत हार नहीं, जीत है, वो अक्सर कहा करती थी। एक दिन उसने एक बड़े अस्पताल में अंग तस्करी का भंडाफोड़ किया। 3 वीआईपी मरीजों की फाइल उसके हाथ लगी, जिनके इलाज में गड़बड़ियां थीं। वो जानती थी कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, और इस खेल के सिर पर था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विक्रम सूद। संजय ने उसे चेताया था, तू अकेली लड़ रही है इतने बड़े शैतान से। रुक जा सैश्री, ये लड़ाई खून मांगती है। सैश्री मुस्कुराई थी। तो दे दूंगी। अगर मेरा खून किसी और के धड़कते दिल में दौड़ सके, तो मैं खुशी खुशी बह जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद एक हादसा हुआ। सैश्री की गाड़ी एक पहाड़ी मोड़ पर खाई में गिर गई। ब्रेक फेल, मौत मौके पर। पोस्टमार्टम से पहले ही उसने अंगदान का फॉर्म साइन किया हुआ था। 3 लोगों को उसका जीवन मिला। 1, काव्या 9 साल की लड़की जिसे दिल की जरूरत थी। 2, विवेक शेखावत, एक सस्पेंडेड पुलिस वाला जिसे उसकी आंख मिली। 3, गौतम मेहरा, एक स्ट्रगलिंग लेखक जिसे उसकी किडनी मिली। संजय की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी के अंग 3 अनजान जिंदगियों में जिंदा हैं, उसके अंदर एक नया संकल्प जागा। वो अब भी जिंदा है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, उसने कहा। 5 साल बाद संजय ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, अपनी पहचान, अपनी सत्ता, और एक नया नाम अपनाया, अर्जुन। वो उन तीनों की जिंदगी में आया, चुपचाप, जैसे एक छाया। काव्या अब स्कूल जाती थी, लेकिन उसे हर दिन कोई छुपकर देखता था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए एक काली गाड़ी उसके सामने रुकी और 2 नकाबपोश उसे खींचने लगे। उसी वक्त अर्जुन ने आकर दोनों को गिरा दिया। काव्या ठीक है? उसने पूछा। आप कौन हैं अंकल? मासूम सवाल था। एक दोस्त जिसकी जिम्मेदारी है कि तुम हंसती रहो। गौतम, जो अब एक किताब लिख रहा था, अच्छा क्वाइक्साम, एक दिन सुस्पावा, सत्य थी या काट का? केस बन गया। केस उस रात का था जब वो अपने घर में अकेला था। सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस बिना वारंट घर में घुस आई। अर्जुन वहीं आया, और कुछ देर बाद एसीपी खुद माफी मांगते हुए केस बंद करवा गया। तुम कौन हो? गौतम ने पहली बार पूछा। कोई नहीं, एक परछाई जो सिर्फ साया बनकर रहना चाहता है। लेकिन इन सब के पीछे जो चल रहा था, वो किसी ने नहीं देखा था। मंत्री विक्रम सूद अब देश की स्वास्थ्य नीति का सरताज था, और सैश्री की मौत के पीछे उसकी योजना अब भी पूरी नहीं हुई थी। सैश्री के अंग अब जे से चिप सिंक्रोनाइज्ड थे। एक इंटरनेशनल डील के तहत इन तीनों शरीरों पर हाईटेक रिसर्च की जा रही थी, जिसे लीड कर रहा था मोरेस, एक साइंटिस्ट जो मानव अंगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। विक्रम और मोरेस को ये तीनों केस बंद करने थे, और सिकंदर अब तक उन्हें मिला नहीं था। पर एक रात जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। तूने एक को बचाया, अब 2 बाकी हैं। अगली बार सांस नहीं, आत्मा चुराएंगे। सिकंदर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, लेकिन उसकी आंखों में जंग का सन्नाटा था। अब तूने खेल शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। सिकंदर अब अर्जुन बनकर उन 3 जिंदगियों की रक्षा कर रहा था, जिनमें उसकी सैश्री की सांसें दौड़ रही थीं। लेकिन उसके दिल में अब भी एक आग थी, विक्रम सूद को खत्म करने की। वो जानता था कि ये लड़ाई अब सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि वक्त के खिलाफ दौड़ थी, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सत्ता में नहीं था, विज्ञान में भी छुपा हुआ था। गौतम मेहरा, जिसे सैश्री की किडनी मिली थी, अब शहर के एक सस्ते अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था। वो अक्सर गहरे सवाल पूछता। कभी सोचा है अर्जुन,
इतने साल बाद भी हम तीनों की जिंदगी में एक अजीब डर क्यों बना रहता है, जैसे कोई हमें जीने नहीं देना चाहता। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में एक तूफान था। उसी शाम काव्या का स्कूल ट्रिप अचानक कैंसिल हुआ। कारण सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल को किसी ने धमकी दी थी, एक नकाबपोश आदमी जिसकी आंखों में केवल एक इशारा था। अब अगला नंबर इस बच्ची का है। विवेक, जो अमवई टीवी पुलिस में फिर से बहाल हो चुका था, एक दिन अर्जुन के साथ बैठा। उसने एक सीक्रेट बताया। मेरे ट्रांसप्लांट के बाद मुझे अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में चिल्ला रहा है और कोई मुझे कहता है मेरे हिस्से को संभाल के रख। क्या सहश्री की कोई अधूरी बात थी? अर्जुन ने पहली बार अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वो चाहती थी कि तुम उसकी आंखों से देखो सच और झूठ के बीच का फर्क। एक रात अर्जुन को एक फोल्डर मिला, पुरानी जांच रिपोर्ट्स, डीएनए कोडिंग, ट्रांसप्लांट लॉग्स और इस एक यूएसबी में थी एक वीडियो रिकॉर्डिंग सहश्री की खुद की। वीडियो में सहश्री कहती थी, अगर तुम ये देख रहे हो संजय, तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी सांसें अब भी चल रही हैं उन 3 लोगों में जिन्हें मैंने जिंदगी दी। अगर कोई इन्हें छीनना चाहता है तो उसे रोकना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी फर्ज है। ये कोई अंगदान नहीं था, ये मेरी आत्मा का टुकड़ा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सिकंदर की आंखें भर आईं। अब तू मरी नहीं है सहश्री, मैं तुझे फिर जिंदा करूंगा। लेकिन तभी फोन बजा। दूसरी ओर एक भारी आवाज, मोरेस बोल रहा हूं, तेरी बीवी का दिल अब भी धड़कता है, पर ज्यादा दिन नहीं। अगर चाहो तो आकर उसकी आखिरी धड़कन सुन लो। लाइव। फोन कट गया, लेकिन कॉल ट्रेस हो चुका था। सिकंदर ने पहली बार अपनी तलवार निकाली नहीं। यह सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह वही असली हथियार था जो संजय राजकोट के समय की पहचान थी। अब यह तलवार अर्जुन के हाथ में थी और एक जंग की शुरुआत होने जा रही थी। उसने विवेक और गौतम को बुलाया। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। तुम दोनों सहश्री के वो हिस्से हो जिन्हें अब दुश्मन टारगेट कर रहा है। ये सिर्फ बॉडी पार्ट्स की बात नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम तीनों सिंक्रोनाइज्ड सब्जेक्ट्स हो। अगर किसी एक को नुकसान होता है, बाकी 2 पर असर होता है। विवेक भड़क उठा। क्या मतलब? हम गिनी पिग्स हैं? किसने किया ये सब? गौतम फुसफुसाया, वही जिसने हमें जिंदगी दी। सिकंदर ने सिर झुका लिया। नहीं, जिसने जिंदगी दी उसने तुम्हें मरने से बचाया, पर जिसने मौत भेजी थी वो अब भी जिंदा है, और अब उसका समय पूरा हो चुका है। अब अगला मोहरा बना डॉ थॉमस मोरेस, वो वैज्ञानिक जो बायोन्यूरल ऑन नर्गन सिंक्रोनाइजेशन पर काम कर रहा था, और भारत उसकी टेस्टिंग ग्राउंड बन गया था। उसने सहश्री को केवल इसलिए मरवाया क्योंकि वो उसकी योजना की सबसे बड़ी दीवार थी। एक दिल, 3 शरीर। अगर हम ऐसा सिंक्रोनाइज बना पाए तो इंसान अमर हो सकता है, ये उसके रिसर्च पेपर में लिखा था। पर मोरिस को नहीं पता था कि अब उसके सामने कोई आम आदमी नहीं, सिकंदर खड़ा था। और सिकंदर ने अब फैसला कर लिया था, जिसे शरीरों का व्यापार लगता है, अब उसकी आत्मा नीलाम होगी। जंग शुरू होने से पहले एक आखिरी मोड़ आया। काव्या अगवा हो गई। उसके अपहरण की खबर टीवी पर लाइव चली। एक मंत्री की प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी से एक बच्ची गायब। सिस्टम हैरान। सिकंदर शांत था, लेकिन उसकी आंखें अब कहर बरसा रही थीं। अब यह जंग मेरी नहीं, उसकी है, जो तुझसे इंसाफ मांगने वापस लौटेगी। और कैमरा झूम करता है उस सीक्रेट लेबोरेटरी की ओर, जहां मोरेस काव्या के हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहा है, एक खौफनाक मुस्कान के साथ। अब तू आएगा सिकंदर, और जब आएगा तो मैं तुझे वहीं मारूंगा जहां तुझमें वो अब भी धड़क रही है। ये काव्या का अपहरण अब सिर्फ एक बच्ची की जान का मामला नहीं था, वो एक चेतावनी थी। सिकंदर को बुलाने के लिए दुश्मनों ने सबसे कीमती चीज को छुआ था, लेकिन उन्होंने जो नहीं समझा वो ये था, जिस दिल को चुराया गया था उसमें सिर्फ मासूम धड़कनें नहीं थीं, वो सहश्री की विरासत थी। सिकंदर अब वक्त नहीं गंवा रहा था। उसने अपनी पुरानी टीम को दोबारा सक्रिय किया। राजा राजकोट के भरोसेमंद 4 लोग, जिनमें एक था हबीब, जो पहले कभी मोरेस की लैब में काम कर चुका था। उसके जरिए एक सिवोठी वुफाविया पता
सुरंग शायदी का आयरिश का सके चला पर पता आता वही सुरंग जो अब दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी एक सीक्रेट बायोलैब की ओर जाती थी। मोरेस सोचता है मैं दरवाजे से आऊंगा, अब की बार मैं उसकी जड़ से घुसूंगा, सिकंदर ने ठंडे स्वर में कहा। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की। तू अकेला वहां नहीं जा सकता। मैं अकेला नहीं हूं। सिकंदर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मेरे साथ वो है जिसकी धड़कनें अब भी उस बच्ची में चल रही हैं। लेबोरेटरी में मोरेस और विक्रम सूद ने काव्या को एक ग्लास चेंबर में बंद कर रखा था। उसका हार्ट रेट स्थिर था, लेकिन एक नया डिवाइस उसके सीने पर लगाया गया था, ऑनर्गन रिवर्स साइकोसिस डिवाइस, जो सैश्री के दिल को डिलीट कर सकता था। तकनीकी भाषा में कहें तो उस आत्मीय पहचान को मिटा सकता था जो काव्या के शरीर में बची थी। मोरेस ने कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाहें गड़ा दी। सिकंदर अगर 15 मिनट में नहीं आया तो उसकी बीवी की आखिरी याद भी इतिहास हो जाएगी। विक्रम सूद ने ठहाका मारा। अब देखो कैसे राजा खुद ताज छोड़कर अपने दिल की भीख मांगने आएगा। लेकिन 15 मिनट नहीं लगे। ठीक उसी वक्त सीक्रेट दरवाजा फटा। सिकंदर ने प्रवेश किया, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक सर उठा चेहरा और आंखों में वो गुस्सा जो इतिहास पलट सकता था। तुम्हारे लैब में बहुत कुछ है, पर इंसानियत नहीं, उसने कहा। मोरेस ने सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया, पर 5 सेकंड में ही वे सब नीचे गिर चुके थे। विवेक और गौतम भी साथ आ गए थे और उनके पास अब सिर्फ सवाल नहीं थे, जवाब भी थे। सिकंदर ने विक्रम को घूरा। तूने सैश्री को मारा, पर वो मरी नहीं। उसके 3 टुकड़े अब भी जिंदा हैं और तुझसे ज्यादा जिंदा। विक्रम चिल्लाया, तू राजा नहीं है अब। सिकंदर आगे बढ़ा। सच कह रहा है, अब मैं सिर्फ इंसान हूं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपनी रानी की कसम खाई है और कसम कभी झुकती नहीं। गौतम ने मोरिस की लैपटॉप को हैक कर लिया और डिवाइस को डीएक्टिवेट किया, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा हुआ। लैपटॉप में एक फोल्डर था, एस प्रोजेक्ट सोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उस फोल्डर में एक वीडियो था, सैश्री की एक और रिकॉर्डिंग। अगर ये फोल्डर खुला है तो मोरेस ने अपना आखिरी प्लान एक्टिव कर दिया है। मैं जानती थी कि मेरे अंगों के जरिए वो कुछ और करना चाहता था, और मैंने खुद उस सॉफ्टवेयर में एक ब्लैक कोड डाला है। जब भी वो इसे पूरा करने की कोशिश करेगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसके लिए एक बलिदान देना होगा। मेरी आत्मा को एक बार फिर मुक्त करना पड़ेगा। सिकंदर चौंका। इसका मतलब था काव्या की धड़कन रोकनी पड़ेगी ताकि मोरेस की सॉफ्टवेयर से जुड़ी सारी सिस्टम फेल हो जाए। विवेक गुस्से में था। ये पागलपन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। गौतम बोला, या तो एक काव्या मरेगी या हजारों जिंदगियां जिन पर यह सिस्टम टेस्ट कर रहा है। सिकंदर चुप रहा। वो काव्या को देख रहा था, एक मासूम बच्ची जिसमें सैश्री का दिल था, पर अब उसी को रोकना था। काव्या ने उसे देखा। डरिए मत अंकल, कच तेरे रुकने से और लोग चल पाएंगे, तो मैं तैयार हूं। सिकंदर के गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन उसने वो बटन दबाया जिससे काव्या की धड़कन 30 सेकंड के लिए रुक गई, और उसी क्षण कंप्यूटर स्क्रीन पर फोल्डर फट गया। सारे डेटा, सारे रिसर्च फॉर्मूले, सैश्री के नाम पर मोरेस की हर फाइल मिट चुकी थी। लेकिन उसी पल काव्या की नब्ज फिर से लौट आई, क्योंकि पीछे खड़ी एक मशीन में सैश्री का बैकअप हार्टबीट प्रोफाइल डाला गया था, जिसे सिकंदर ने सालों पहले डॉक्टर से चुपचाप बनवाया था। मैं किसी को मरने नहीं देता, ना पहले दिया था ना अब दूंगा, उसने कहा। विक्रम सूद गिरफ्तार हुआ। मोरेस फायरिंग में मारा गया। सिस्टम के अंदर जो जहर था वो खत्म हो चुका था। पर सिकंदर, वो कहाँ गया? कहते हैं उस रात के बाद वो कभी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं उसने हिमालय में जाकर साधना ली। कुछ कहते हैं वो हर अस्पताल में एक नई पहचान में मासूमों की जिंदगी बचाता है। लेकिन एक अस्पताल के बाहर हर सुबह एक गुलाब रखा जाता है उस पत्थर पर जहां लिखा है, सैश्री वो जो मरकर भी जिंदगी देती रही। और कभी कभी कोई बच्ची वहां जाकर एक ही बात कहती है, धड़कनें फिर से आ गई अंकल, अब जहां भी हो धन्यवाद। समय बीत चुका था, 5 साल। लेकिन कुछ धड़कनें ऐसी होती हैं जो वक्त से ऊपर होती हैं। काव्या अब 16 की हो चुकी थी, एक तेज, संवेदनशील और असाधारण लड़की, जो अब देश की सबसे युवा हार्ट रिसर्च स्कॉलर बन चुकी थी।
लोग उसे हार्ट बीट चाइल्ड कहते थे, मगर वो खुद को सिर्फ सैश्री की बेटी कहती थी। हर सुबह वह उस गुलाब को उसी पत्थर पर रखती थी जहां कभी सिकंदर आया करता था। एक दिन पत्रकारों ने उसे घेरा। काव्या, आप कहती हैं आपकी जान 3 बार बची। क्या वाकई वो सिकंदर नाम का कोई इंसान था या ये सब एक कहानी है? काव्या मुस्कुराई। कहानी वो होती है जो खत्म हो जाए, और सिकंदर की धड़कन अब भी चलती है। वो हर अस्पताल में है, हर उस इंसान में है जो बिना लालच के किसी को बचाता है। विवेक अब पुलिस फोर्स छोड़कर एक एनजीओ चला रहा था, प्रोजेक्ट साइश्री, जहां अंगदान, मेडिकल एथिक्स और बायोलीगल केस पर जागरूकता फैलाई जाती थी। वो हर केस से पहले एक बात जरूर कहता, ये सिर्फ शरीर का ट्रांसप्लांट नहीं, आत्मा की साझेदारी है। गौतम अब एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन गया था। उसने एक किताब लिखी, 3 धड़कनों की कहानी, जिसमें उसने अपनी कहानी, सैश्री की मौत और सिकंदर की लड़ाई का खुलासा किया। उसकी किताब के आखिरी शब्द थे, कभी कभी इंसाफ कोर्ट में नहीं मिलता, वो उन आंखों में होता है जो जिंदा बची धड़कनों को पहचान लेती हैं। एक शाम तीनों, काव्या, विवेक और गौतम, एक मेडिकल कॉलेज में बतौर स्पीकर पहुंचे। वहां एक प्रोजेक्टर पर सिकंदर की पुरानी तस्वीर लगी थी। क्या वो जिंदा है? किसी छात्र ने पूछा। काव्या ने कहा, अगर आप कभी आईसीयू में हो और कोई अनजान डॉक्टर आपके बिना नाम बताए जानसाई अजान्यान बचा सही जा रहे हैं, कभी किसी भीड़ में एक आदमी आपको देखकर सिर्फ मुस्कुरा दे और चले जाए, तो समझ लीजिए वो था सिकंदर। लेकिन उस रात एक चमत्कार हुआ। एक छोटे से गांव में एक बच्चा जिसका दिल रुक गया था, चमत्कारिक रूप से बच गया, बिना किसी डॉक्टरी हस्तक्षेप के। जब गांव वालों ने पूछा तो नर्स ने बताया, एक आदमी आया था, ऊंची कदकाठी, चुपचाप। उसने बस बच्चे का सीना छुआ और बोला, धड़क छोटी सैश्री, धड़क, और बच्चा उठ बैठा। वो आदमी अब नहीं था। नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उसके जाने के बाद वहां वही गुलाब रखा मिला और एक पर्ची, मैं लौटूंगा जब किसी की धड़कन फिर से खतरे में होगी। एस। सिकंदर अब एक इंसान नहीं, एक विचार बन चुका था। एक धड़कन जो हर उस सीने में चलती थी जो बिना डरे किसी और के लिए जीना चाहता था।